Hello everyone. In this video we will discuss your chapter 2, that is microorganisms, friend and foe, part 3. In this part, topics we will be discussing are harmful microorganisms, food poisoning, food preservation and nitrogen cycle. तो नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. हमने पार्ट 2 में देखा था कि जो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो क्या किस किस में यूज़ आते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड. फिर हमने देखा था इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि हेल्प करते हैं अल्कोहल और वाइन प्रोडक्शन में. नेक्स्ट मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एंटीबायोटिक्स बनती हैं, वैक्सीन्स बनती हैं. ओके. फिर देखा था इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हेल्प कर रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन में. नेक्स्ट क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे थे टू क्लीन दी एनवायरनमेंट. ओके. अब हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स. Some of the microorganisms cause diseases in animals. Some of the microorganisms cause diseases in plants. Okay. Human beings में भी disease cause करते हैं microorganisms, animals में भी और plants में भी. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Okay. इन disease causing microorganisms को हमने क्या नेम दिया है? Pathogens. Okay. Some microorganisms spoil food, clothing and लेदर. ओके. हमने देखा है माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं. जैसे हमने देखा था फंजाई क्या करता है, ब्रेड को ख़राब कर देता है ना. वैसे ही क्लॉथ और लेदर पे भी क्या होता है, फंजाई क्या है उनको ख़राब करता है, स्पॉइल करता है. ओके. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. ओके. पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, the water we drink और the food we eat. जो पैथोजेंस हमने अभी डिस्कस किए थे क्या थे, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम क्या बोल रहे थे, पैथोजेंस. ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे कैसे कर सकते हैं, थ्रू एयर वी ब्रीथ, थ्रू वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. और they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. और ये कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो अगर कोई दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड है, अगर आप उसके टच में आते हैं या फिर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी हो सकता है. ओके. सो दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. एनिमल से भी हो सकता है ह्यूमंस में. कुछ ह्यूमंस जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, तो एनिमल्स से ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो ह्यूमंस में पास हो जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज. ऐसी डिजीजेज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज. कम्युनिकेबल मतलब जो फैलती हूँ डिजीजेज. ओके. जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हूँ, ऐसी डिजीजेज को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन डिजीजेज के, कम्युनिकेबल डिजीजेज के. कॉलेरा. ठीक है. कॉलेरा आपने सुना होगा. कॉलेरा में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में. ओके. तो ये किससे होता है, बाय ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके. अगर आप गंदा पानी या फिर गंदा खाना खाते हो जो कि बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है, उसके कारण क्या हो जाता है, कॉलेरा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड तो आप सबने सुना होगा ना कि अगर सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो वो कैसे ट्रांसमिट होता है. अगर आप इन्फेक्टेड हो, आपको कॉमन कोल्ड है, तो दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसको कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, बाय स्नीजिंग, है ना. अगर आप स्नीज़ करते हो तो जो एयर में ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो वो वायरस क्या है आपसे दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है. ओके.
नेक्स्ट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कैसे होता है? बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अगर चिकन पॉक्स में क्या होता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं स्किन पे। अगर आप जिसके अगर चिकन पॉक्स हुआ है, अगर आपने उसके ब्लिस्टर्स को टच किया तो आपको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। ओके, और ये इवन सलाइवा या फिर एयर के थ्रू भी स्प्रेड करता है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट लास्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर टीबी, इसमें क्या होता है, लंग्स इन्फेक्ट होते हैं और ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है दूसरे हेल्दी पर्सन पे, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे ट्रांसमिट कैसे होता है, ये थ्रू कफ और स्नीजेस। अगर आपने कफ किया या स्नीज़ किया तो जो एयर में ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वायरस के, वो हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, तो हम एक बार फिर से देखेंगे कि माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, एज अ कैरियर फॉर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो हाउस फ्लाई कैसे कैरी करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, देखेंगे। द फ्लाइज और हाउस फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो फ्लाइज हैं वो गार्बेज पे, कचरे पे और एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल जैसे काउडंग हो गया, उस पे बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। तो पैथोजेंस या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर दी पैथोजेंस। जब ये फ्लाइज अनकवर्ड, बिना ढके हुए खाने पे बैठती हैं तो ये क्या करती हैं, जो इनकी बॉडी पे पैथोजेंस चिपके हुए हैं वो उस खाने पे छोड़ देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती हैं। ओके, whoever eats the contaminated food is likely to get sick। जो भी ये contaminated मतलब ख़राब हुआ या जिन पे बैक्टीरिया हैं या पैथोजेंस हैं, वो खाना अगर हम खाते हैं तो क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। ओके, तो whoever eats the contaminated food is likely to get sick। ओके, so it is advisable to always keep food covered। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि अपने खाने को, खाने पीने की चीज़ों को क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैरियर का, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ये क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में, और ये क्या कैरी करता है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसको हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। जो मलेरिया कॉज करता है वो पैरासाइट ये कैरी करता है, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ओके, तो जब ये ह्यूमंस में से ब्लड सक करता है तो ये क्या करता है, इस पैरासाइट को हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि ये कैरी करता है पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फीमेल एडिस मस्कीटो। ये क्या कैरी करता है, डेंगू का वायरस। ओके, तो जब ये ब्लड सक करता है ह्यूमंस में से, ये डेंगू के वायरस को हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, तो 3 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, हाउस फ्लाई, सेकेंड फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, ये क्या कैरी करता है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और थर्ड एग्जाम्पल है कैरियर का, फीमेल एडिस मस्कीटो। ये क्या कैरी करता है, डेंगू के वायरस को कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, टेबल 2.1। उसमें दिया है कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हम ह्यूमन डिजीजेस कौन कौन सी हैं। ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। मीजल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। नेक्स्ट चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है, वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और फिजिकल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट पोलियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू एयर और वाटर। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स, इन सब डिजीज़ेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। पेशेंट को क्या है, कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, अलग रखना है। क्यों, क्योंकि ये एयर के थ्रू भी फैल रहा है। ओके,
और कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, इसलिए पर्सन को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। तो क्या है, जो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, जो इसकी जो भी चीज़ें हैं उनको भी क्या करना है, अलग रखना है। पर्सन को भी अलग रखना है और उसकी चीज़ों को भी अलग रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या तरीका है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से भी ये सारी ह्यूमन डिजीज़ेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, एक पर्टिकुलर एज पे वैक्सीनेशन देने से ये बीमारियां आगे नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है कॉलेरा एंड टाइफाइड। किससे कॉज होते हैं, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर या फिर फूड, कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड से ये ट्रांसमिट होती हैं डिजीजेस। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। क्या करना है हमें, पर्सनल हाइजीन मतलब साफ़ सफाई रखनी है, सैनिटरी मतलब भी सफाई से रहना है हमको, जो अच्छी हैबिट्स हैं वो फॉलो करनी है। ओके, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। जो खाना है वो जो प्रॉपरली कुक्ड होगा तो क्या होता है, हीट से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और बॉइलिंग से भी यही होता है, पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर क्या है, इनकी भी क्या होती है, वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीन लेने से ये डिजीजेस फ्यूचर में नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए, ये किससे फैलता है, वायरस से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। ओके, तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर हेल्प्स। ओके, अगर हम बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और क्या, और किससे, वैक्सीनेशन से। ओके, नेक्स्ट मलेरिया। मलेरिया को कौन फैलाता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मलेरिया किससे फैलता है, हमने देखा था, मस्कीटो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो से। ओके, तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, यूज़ मस्कीटो नेट यूज़ कर सकते हैं, और मस्कीटो रेपेलेंट्स आते हैं खूब सारे, है ना, ओडोमॉस होता है जैसे, है ना, तो वो यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। हमने देखा है ना, हमने सुना भी है, टीवी में भी देखा है कि आसपास जो पानी ठहर जाता है वो ठहरने नहीं देना चाहिए। उस पानी में क्या होता है, मस्कीटोज पैदा होते हैं, है ना, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो हमें अगर पानी है भी तो वहाँ पे क्या स्प्रे कर देना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स। ओके, तो इससे क्या होता है, जो मस्कीटोज़ हैं वो ब्रीड नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। ओके, मर जाते हैं। तो ये सब डिजीज़ेज़ हैं जो कि ह्यूमंस में कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, कौन कौन सी वायरस से कॉज होती हैं, कौन सी प्रोटोजोआ से कॉज होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अभी ह्यूमंस में देखा था हमने डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब देखेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स क्या है, ह्यूमंस में भी होता है और कैटल में भी होता है। ओके, और कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया। आप डायग्राम में देख रहे हैं, ह्यूमंस में और एनिमल्स में। एंथ्रेक्स में क्या होता है, स्किन पे क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, रॉबर्ट कुक in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. Anthrax disease कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, Bacillus anthracis। ये किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कुक ने in 1876। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फूट एंड माउथ डिजीज़। फूट एंड माउथ डिजीज़ कैटल में होती है और कौन कॉज करता है, वायरस। इसमें भी क्या होता है, कैटल के फूट और माउथ में क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ओके, तो दो एग्जाम्पल्स हो गए, दो डिजीजेस हो गई एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। फर्स्ट एंथ्रेक्स, जो कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस। और सेकंड एग्जाम्पल है फूट एंड माउथ डिजीज, जो कि कौन कॉज करता है, वायरस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक wheat, rice,
potato, sugarcane, orange, apple and others. Okay, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं. द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. इससे क्या होता है, जो क्रॉप्स की यील्ड है, क्रॉप्स की पैदावार है, वो क्या होती है, कम हो जाती है. ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्लांट डिजीजेस के, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. ओके, फर्स्ट एग्जांपल है प्लांट डिजीज़ का सिट्रस कैंकर. सिट्रस नाम से पता लग रहा है कि ये कौन से प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिट्रस फ्रूट्स में. ओके, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया. ओके, कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं ये बैक्टीरिया. और प्लांट में कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, सिट्रस कैंकर. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है रस्ट ऑफ व्हीट. ओके, रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट मतलब जंग लगना. तो आप डायग्राम में देख रहे हैं जो लीव्स है व्हीट की, उनके ऊपर क्या होता है, रस्ट लाइक स्पॉट्स बन जाते हैं. ओके, कौन कॉज करता है ये, फंजाई. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर से या फिर सीड्स. सीड्स जो उड़ के आते हैं उनके थ्रू भी ये स्प्रेड होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई. क्या कॉज करता है, रस्ट इन व्हीट. ओके, नेक्स्ट प्लांट डिजीज़ है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी. उस ओकरा भी बोलते हैं भिंडी को. तो येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, इसमें क्या होता है, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं जो लीव्स हैं भिंडी की, उनमें क्या होता है, येलो वेन्स, येलो कलर की वेन्स बन जाती हैं. ओके, जाल बन जाता है, मोज़ैक मतलब जाल जैसा बन जाता है येलो वेन्स का लीव्स पे, और ये क्या होता है, प्लांट खराब हो जाता है. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, ये वायरस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट. इंसेक्ट क्या करते हैं, वायरस को कैरी करते हैं और येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी ये डिजीज़ कॉज करते हैं ओकरा में या भिंडी में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग. ओके, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, फूड पॉइजनिंग कैसे कॉज हो सकती है, अगर कोई जो फूड है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ख़राब कर दिया है, अगर वो हम कंज्यूम करें, खाएं, तो उससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं. ओके, और खाने को टॉक्सिक कर देते हैं, जहरीला कर देते हैं. ओके, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. इससे क्या होता है, जो फूड है वो पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है. अगर ऐसा फूड हम कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो उससे क्या हो सकता है, सीरियस इलनेस. ओके, और इवन डेथ भी हो सकती है. ओके, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो खाना है वो अपना प्रिजर्व करें. ओके, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए. ओके, जैसे हमने देखा है कि जो ब्रेड है, पिकल्स हैं, उनके ऊपर क्या फंजाई आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं. ऐसी ब्रेड या फिर ऐसा पिकल हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए. और जैसे हम मार्केट से पैकेज्ड फूड लेके आते हैं, जो पैकेट में होता है फूड, उस पर हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए. अगर वो फूड आइटम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर पिकल्स हैं, जैम बॉटल्स हैं, ये सब क्या हैं, अगर एक्सपायर हो जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं. ओके, तो हमेशा हमें पैकेज्ड फूड की एक्सपायरी डेट को देख के फिर ही खरीदना चाहिए पैकेज्ड फूड. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फूड कैसे प्रिजर्व करते हैं, फूड को स्पॉइल होने से हम कैसे रोकते हैं. ओके, salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. Okay? इन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे salts हैं, sugars हैं, ओके, ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये सब क्या हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं या फिर होने नहीं देते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को. तो हमारा जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होता. तो ये सब क्या हैं, ये सब प्रिजर्वेटिव्स हैं. तो ये क्या है, जो भी सब्सटेंसेस जो फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं.
तो हम कुछ देखेंगे कि कौन कौन से फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, हम ये जो दो केमिकल्स हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं फूड में। ओके, किस किस में, जैम्स में, स्क्वैशेस में, इनमें ये यूज़ होता है केमिकल टू प्रिजर्व दी जैम्स एंड स्क्वैशेस। ओके, नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपने देखा है कि हम क्या क्या प्रिजर्व करते हैं कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट हम लगाते हैं जैसे नॉनवेज आइटम्स पे लगाते हैं, मीट पे, फिश पे। इवन हम क्या प्रिजर्व करते हैं सॉल्ट से, जो हमारा आंवला है, टैमरिंड है, या मैंगोज़ है, जो पिकल होते हैं, मैंगो पिकल, उसमें भी क्या ऐड होता है, सॉल्ट ऐड होता है। उससे क्या होता है, सॉल्ट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट शुगर। हमने देखा है कि जो जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, स्क्वैशेस हैं, उसमें क्या होता है, शुगर सिरप होता है, बहुत गाढ़ा जो चाशनी जैसा सिरप होता है शुगर का। ये शुगर सिरप क्या करता है, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है, जो फूड में मॉइस्चर कंटेंट है, जो नमी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर नमी नहीं होगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। ओके, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो फूड स्पॉइल नहीं होगा। तो थर्ड प्रिजर्वेटिव कौन सा है, शुगर। नेक्स्ट ऑयल एंड विनेगर। हमने पढ़ा था विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। ओके, तो ऑयल और विनेगर हम ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, पिकल्स में ऐड करते हैं। इवन विनेगर में हमने देखा होगा कि जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो अनियन को विनेगर में डाल के रखते हैं। उससे क्या होता है, जो वेजिटेबल्स हैं वो विनेगर में डालने से वो स्पॉइल नहीं होती, ख़राब नहीं होती। ऐसे ही हम पिकल्स में ऑयल डालते हैं, उससे क्या होता है, पिकल बहुत टाइम तक चलता है, स्पॉइल नहीं होता। ओके, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में रह नहीं पाते, बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। ओके, जैसे हम जो मिल्क, नॉर्मली हम मिल्क लेते हैं, उसको हम पहले क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, फिर उसको फ्रिज में रखते हैं। ओके, ठंडा होने के बाद। तो बॉइलिंग से क्या होता है, जब हम बॉईल करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें जो भी होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, इवन लो टेम्परेचर पे अगर हम दूध को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, उससे भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। अब जो पैकेट मिल्क है या पैकेज्ड मिल्क है, उसमें क्या होता है, वो बॉईल करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो पैक होने से पहले उसको क्या किया जाता है, पास्चराइजेशन किया जाता है उसका। पास्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं इसको, जो पैकेज्ड मिल्क होते हैं, जो पैकेट में मिल्क होते हैं। पास्चराइजेशन करते कैसे हैं, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को हीट करते हैं 15 से 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद उसको सडनली चिल कर देते हैं, ठंडा करते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। इस टेक्निक को हम इसको क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। ओके, तो जो हमारे पैकेज्ड मिल्क होता है या जो पैकेट में मिल्क होता है वो क्या होता है, पास्चराइज्ड मिल्क होता है। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज एंड पैकेजिंग। ये भी एक टेक्निक है फूड प्रिजर्वेशन की। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर बहुत सारी दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो एयर टाइट पैकेट में मिलती हैं, एयर टाइट या सील्ड पैकेट में। इससे क्या होता है, जो भी एयर में बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इनको ख़राब नहीं कर पाते, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। तो ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो ये सब आपकी टेक्निक्स है फूड प्रिजर्वेशन की। फर्स्ट केमिकल मेथड, सेकंड कॉमन सॉल्ट, थर्ड शुगर, फोर्थ ऑयल एंड विनेगर, फिफ्थ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, लास्ट स्टोरेज एंड पैकेजिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। Rhizobium is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Example, pulses. Okay. Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. ये हमने पढ़ा था कि जो leguminous plants है उनकी root nodules में कौन रहता है, Rhizobium बैक्टीरिया। ये Rhizobium बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में जो सॉल्यूबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करता है। ओके, और ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और प्लांट से ये क्या करता है, फूड लेता है। ओके, क्योंकि ये प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहता है तो प्लांट से फूड लेता है और प्लांट्स को क्या देता है, नाइट्रोजन।
तो हमने इनके रिलेशनशिप को क्या बोला था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ओके. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. नाइट्रोजन जो फिक्स होती है वो कभी कभी किससे भी फिक्स होती है, लाइटनिंग से. जो बिजली चमकती है उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. ये हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ेंगे कि लाइटनिंग से कैसे नाइट्रोजन फिक्स होती है. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल. ओके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइट्रोजन साइकिल. आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस. हमारी एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस. ओके. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स. नाइट्रोजन क्या है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, एसेंशियल पार्ट है. जैसे प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है लीव्स में उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है. न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए है, जो सेल में डीएनए होता है उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है. ओके. विटामिन्स में भी क्या होता है, नाइट्रोजन. ओके. तो नाइट्रोजन बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होता है. ओके. बट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन जो ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं ना ही एनिमल्स. तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते कैसे हैं. ओके. तो फर्स्ट हम देखेंगे प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉम्पाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके. हमने देखा था कि कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया और हमने देखा था ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको हम बोल रहे थे साइनोबैक्टीरिया. ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि सॉइल में मिक्स हो सकते हैं. ओके. तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके. नेक्स्ट, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स. एक बार जब ये नाइट्रोजन इन कंपाउंड्स में या यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स. अब प्लांट्स क्या कर सकते हैं, इन यूजेबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम दी सॉइल. कहाँ से, रूट से. रूट्स के थ्रू ये इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. ओके. नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. अब जो ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट ने एब्जॉर्ब किए हैं ये किस में यूज़ होते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. अब एनिमल्स जो प्लांट को खाएंगे, इन प्लांट्स को, उनमें भी क्या होगा, ये प्रोटीन्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स चले जाएंगे. ओके. नेक्स्ट, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. अब जब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनको डीके कौन करता है, बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल में प्रेजेंट है. अब ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, जो इन प्लांट्स और एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं. तो बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, सॉइल में मिक्स कर देंगे, और प्लांट्स क्या होंगे, दोबारा से ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं सॉइल में से. ओके. सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. और कुछ बैक्टीरिया सॉइल में ऐसे होते हैं जो इन नाइट्रोजनस वेस्ट को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में. कुछ नाइट्रोजन वेस्ट को तो इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जो कि प्लांट्स फिर से रीयूज़ कर लेते हैं. और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है. ओके. एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट. इस तरह से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बनी रहती है.
ओके, क्योंकि कुछ नाइट्रोजन फिक्स होती है सॉइल में जाती है, ओके, और कुछ नाइट्रोजन सॉइल से बैक्टीरिया क्या करते हैं, वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ओके, अभी हम पूरा प्रोसेस एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम। ओके, अब हम नाइट्रोजन साइकिल का ये डायग्राम देखेंगे। ओके, नाइट्रोजन साइकिल, तो स्टार्ट हम करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आप देख रहे हैं कौन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ओके, सॉइल में मिक्स होने के बाद अब ये इनमें क्या क्या होता है, जो सॉइल में मिक्स हो गए नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, अब सॉइल में क्या है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस गैसेज नाइट्रोजन में। ये देखो आपको दिखाया है कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेज नाइट्रोजन। ओके, और वापस ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और क्या हो सकता है, जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, अपटेक करते हैं। ओके, इन प्लांट्स को आगे कौन खाता है, एनिमल्स। एनिमल्स ईट प्लांट्स। जब ये प्लांट्स और एनिमल्स इनकी डेथ हो जाती है, ये डीके हो जाते हैं, तो क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स वापस कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में। ठीक है, तो ये इस तरह से साइकिल पूरा चलता रहता है। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा किससे कॉज हो रहा था, बैक्टीरिया। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, कैरियर कौन था मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन का, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। ओके, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज, सबसे कॉमन कैरियर कौन है कम्युनिकेबल डिजीजेज का, हाउस फ्लाई, क्योंकि हाउस फ्लाई हर जगह रहती है। ओके, तो मोस्ट कॉमन कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो आप लिख सकते हैं कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इवन फूड को स्पॉइल करते हैं। ओके, तो ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स आप लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ read the chapter from your textbook. Thank you.